हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा ग्रेविटेशन। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ एंड ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल एंड मास एंड वेट। फर्स्ट ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक आदमी, यहाँ पर ये जो आदमी है बेटा, ये हमारे सर इज़ैक न्यूटन है। तो ये ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने ही हमें दिया था। वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे, तभी अचानक उनके सर पर एक एप्पल गिरा। तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरा। तो यहाँ से उन्होंने ग्रेविटेशन को खोज की, उसके बारे में रिसर्च किया, फिर हमें बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ग्रेविटेशन क्या है? मूवमेंट और अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज इन द फॉलिंग ऑफ बॉडी टू द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, या मूव करने की पोजीशन में है, तो वो पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गिरेगी। हमारी जो पृथ्वी है, हमारे अर्थ है, उसको अपनी ओर खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन, जिसे हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स मतलब बल। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कोई भी दो पार्टिकल हैं पूरे यूनिवर्स में, उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल force. For example, moving of planet around the sun in universe. हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों सन और प्लैनेट्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से वो एक प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड घूम रहे हैं। इसी तरह फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री टूवर्ड अर्थ, पेड़ पर से एप्पल का गिरना, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये आपका सोलर सिस्टम है जिसमें सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ऑल्सो दे आर मूविंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। Moving of planets around sun in its own axis and falling of apple from tree. Now, this is your Kepler's law. Kepler's भी हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा बताया 3 लॉ एक्सप्लेन किए उन्होंने मोशन ऑफ द प्लैनेट के मोशन पर उन्होंने 3 लॉज बताए। फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं, उनका बेटा सर्कुलर, एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में नहीं मूव कर रहे हैं, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट आपका इस तरह से रहेगा, अंडे की शेप का, एग की शेप का, ठीक है। और सन हम मान लेते हैं उसका एक फोका है, ठीक है। फोकस आपका एक, और फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई हो जाएगा। तो सन हम उसका एक फोकाई मान लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ एरिया। द लाइन joining the sun
and planet sweeps out equal area in equal interval of time. Let a planet moves from position A to B in time t, and then it moves from position X to position Y in the same time t. Then, according to Kepler's second law, area of SAB is equal to area of SXY. इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम सन को फोकस मान लेते हैं और हमारा प्लैनेट मान लीजिए पहले ए से बी तक मूव करता है एक टाइम इंटरवल टी में, तो इसने ये ब्लू एरिया कवर किया। मान लीजिए ए से बी हम यहाँ से ये एरिया कवर कर लेते हैं। फिर एट द सेम टाइम मान लीजिए एक्स टू वाई प्लैनेट मूव करता है, तो सन हमारा यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ से इसके बीच का ये जो ग्रीन पोर्शन है एरिया, वो एरिया ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है। एरिया ऑफ एस, दिस इज सन एस ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस एक्स वाई, ठीक, किसी टाइम टी के लिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ पीरियड। थर्ड केपलर लॉ क्या है? लॉ ऑफ पीरियड। द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट ए टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit. That is, t is directly proportional to r, or t is equal to constant r cube, or t square upon r cube is equal to constant. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई प्लैनेट p है आपका, ठीक है, तो वो इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है किसी टाइम में टी में, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये सन से आप इस प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस है हम उसको आर मान लेते हैं, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ टी स्क्वायर होना चाहिए आर क्यूब, ठीक है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज योर थर्ड केपलर लॉ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और bodies is directly proportional to the product of their masses, and second, inversely proportional to the square of the distance between these particle or bodies. Means आपका जो कोई भी फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के या किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? That is directly proportional to their masses, product of their masses. Means आपके पास एक सन है और दूसरा मून है, उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस का, ठीक, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल और बॉडी, या इन्वर्सली प्रोपोर्शन, और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, एंड लेट डिस्टेंस बिटवीन दैम बी r। हम मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक ये m1 और ये m2, ठीक है। इनका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम r कंसीडर कर लेते हैं, और क्योंकि ये इक्वल फोर्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है,
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जब टकराते हैं तो खैर वहाँ पे यहाँ पर हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है। तो हमारा यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and inversely proportional to square of the distance between them, यानी r square inversely proportional to the, ये देखिए, product of masses of two bodies F is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to the square of distance between bodies। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये आएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब ये हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम g लगा देते हैं। g क्या है आपका, g इज़ कांस्टेंट है एंड इज़ नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थैंक यू।